अगली सुबह निमिषा की नींद लिविंग रूम से आ रही एक पुरुष की गहरी आवाज से खुली। लकी ने अपने पीछे कदमों की आहट सुनकर फोन नीचे रखा। क्या मेरी वजह से तुम्हारी नींद खुल गई? उसने नर्म लहजे में पूछा। निमिषा जैसे ही दरवाज़ा खोलकर बाहर आई, उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। लकी ने शर्ट नहीं पहनी थी। सुबह सुबह सामने इतना शानदार नज़ारा देखकर निमिषा का दिमाग चकरा गया। उसने झट से अपनी नाक रगड़ी। शुक्र है कि उसके साथ कोई एम्बैरेसिंग हरकत नहीं हुई। लकी ने उसकी घबराहट पर ध्यान नहीं दिया और शांति से सोफे से अपनी शर्ट उठाकर पहनने लगा। काम के सिलसिले में एक इमरजेंसी है, मुझे अभी निकलना होगा। क्या तुम छोटू को जगाने का कष्ट करोगी? ओह ठीक है। निमिषा ने हामी भरी और छोटू को बुलाने मुड़ी, लेकिन उसे बुलाने की ज़रूरत नहीं पड़ी। पीछे मुड़ते ही उसे पिकाचू के पजामे में एक बेहद प्यारा सा बच्चा दिखा, जो बिना पलक झपकाए अपने डैडी को देख रहा था। उसके चेहरे पर साफ नाराज़गी थी। छोटू, जाओ और कपड़े बदलो, लकी ने अपने कोट को पहनते हुए आदेश दिया। जवाब में क्या मिला? धड़ाम! बेडरूम का दरवाज़ा लकी के मुंह पर बंद हो गया। छोटू ने बिल्कुल रहम नहीं दिखाया। लकी? निमिषा? लकी ने दरवाज़ा खोलने की कोशिश की, पर वो अंदर से लॉक था। उसने निमिषा की ओर देखा। क्या तुम्हारे पास चाबी है? निमिषा ने हिचकिचाते हुए सिर हिलाया। है तो सही, पर वो कमरे के अंदर ही है। लकी ने अपना माथा पकड़ा और सख्त आवाज़ में बोला, छोटू, मैं तुम्हें 3 मिनट दे रहा हूँ। अगर तुम तब तक बाहर नहीं आए तो फिर कभी यहाँ वापस आने के बारे में सोचना भी मत। 3 मिनट बीत गए, अंदर से आहट तक नहीं आई। छोटू, बाहर आओ। अगर मैं तुम्हें ज़बरदस्ती बाहर निकालने पर आया तो फिर मेरा रवैया इतना नर्म नहीं होगा। निमिषा बगल में खड़ी अपनी हंसी रोकने की कोशिश कर रही थी। मुझे काम पर थोड़ी देर से जाना है, क्यों ना आप छोटू को थोड़ी देर और यहाँ रहने दे? लकी का चेहरा गुस्से से काला पड़ गया था। उसने फ़ोन निकाला। निमिषा ने चुपके से देखा। वो एक मनोचिकित्सक यानी साइकाइट्रिस्ट को फ़ोन कर रहा था। वो दंग रह गई। इतनी छोटी सी बात के लिए डॉक्टर? क्या ये ज़रूर से ज़्यादा नहीं हो गया? निमिषा ने हल्का सा खांसते हुए कहा, क्यों ना मैं कोशिश करूं? लकी थोड़ा हिचकिचाया, फिर मान गया। निमिषा दरवाजे पर झुकी और बेहद मासूम आवाज़ में बोली, छोटू, आंटी को काम पर जाना है, मैं तुम्हारा ख्याल नहीं रख पाऊंगी। क्या तुम डैडी के साथ घर चले जाओगे? कोई जवाब नहीं आया। ऐसा करते हैं, हम एक दूसरे का फ़ोन नंबर ले लेते हैं। हम जब चाहें बात कर सकेंगे और वीडियो कॉल भी करेंगे। अगर आंटी लेट हो गई तो डायरेक्टर बहुत डांटेगा। हमारा डायरेक्टर बहुत खड़ूस है। आंटी कितनी बेचारी है। वू वू। दरवाज़ा खुल गया। लकी तो लंबी जंग के लिए तैयार था, पर निमिषा ने सिर्फ 3 वाक्यों में छोटू को मना लिया। वो दंग रह गया। निमिषा को अंदाज़ा नहीं था कि पिछली बार ऐसा होने पर पूरे घर और एक्सपर्ट्स की टीम को बुलाना पड़ा था। उसने छोटू को गोद में उठाया। छोटू कितना आज्ञाकारी है। थैंक यू मेरे डार्लिंग। तारीफ सुनकर छोटू खुश हो गया। उसने चुपके से निमिषा के हाथ में एक कागज़ थमाया जिस पर कुछ नंबर लिखे थे। अरे, क्या ये तुम्हारा फ़ोन नंबर है? बहुत अच्छे, मैं इसे सेव कर लूँगी। मैं फ्री होते ही तुम्हें कॉल करूँगी। लकी को अजीब लगा। छोटू के पास तो फ़ोन ही नहीं है, फिर ये नंबर कहाँ से आया? उसने ऊपर से झांका। वो नंबर लकी का खुद का नंबर था। उसने मन ही मन सोचा, बहुत बढ़िया, आखिर बेटा तो मेरा ही है। स्टारलाइट एंटरटेनमेंट के ऑफिस में रीटा गुस्से से तमतमा रही थी। निमिषा ने ऑडिशन दिया और उसे रिया का सपोर्टिंग लीड रोल मिल भी गया। सपोर्टिंग लीड? माया ने अपनी भौएं से कोड़ी। वो तो किसी अनजान फिल्म में एक मामूली सा रोल कर रही थी ना। उसके पास इतना समय कहाँ से आया कि वो इतने बड़े रोल के लिए ऑडिशन दे आई? मुझे भी ये अजीब लगा। कल जजों की टीम जाने ही वाली थी कि अचानक उनकी नज़र निमिषा पर पड़ गई। उन्हें वो रोल के लिए परफेक्ट लगी और उन्होंने वहीं फैसला कर लिया। वाकई ये निमिषा बहुत शातिर है। ऑडिशन खत्म होने के बाद भी उसने जजों को अपनी उंगलियों पर नचा लिया। पता नहीं किसे फंसाने की कोशिश कर रही थी। रीटा की बात सुनकर माया का चेहरा उतर गया। उसे पता था कि निमिषा की खूबसूरती उसका सबसे बड़ा हथियार है। भले ये लीड रोल नहीं है, पर यह फिल्म बहुत बड़े लेवल की है। माया के लहजे से साफ था कि वो निमिषा की तरक्की बर्दाश्त नहीं कर पा रही। रीटा ने मुश्किल जताते हुए कहा, इस बार उसे हटाना मुश्किल होगा। कंपनी ने इस फिल्म में बहुत पैसा लगाया है। मालिक खुश होंगे कि दोनों हीरोइनें हमारी कंपनी से है। अगर कोई और बेहतर एक्ट्रेस होती तो हम निमिषा को बदल देते, पर पिछली बार कोई पास ही नहीं हुआ था। तभी माया ने अपने नाखूनों को सहलाते हुए एक ठंडी हंसी हंसी। छोड़ो इसे, अगर उसे मायावी लोमड़ी बनने का इतना ही शौक है तो बनने दो। एक ऐसी औरत जिसने पूरे देश का विनाश कर दिया, ये रोल उस पर खूब जचेगा। निमिषा को रीटा का फोन आया कि उसका रोल पक्का हो गया है, पर नई फिल्म शुरू होने से पहले उसे पुराना काम खत्म करना था। आज उसे एक ऐसी दूसरी औरत का सीन शूट करना था जिसे भीड़ मिलकर बेरहमी से पीटती है। 5 मिनट की सीन के लिए उसे 2 घंटे तक पिटना पड़ा।
घर पहुंचकर वो बुरी तरह टूट चुकी थी। वो सोफे पर गिर गई पर उसे महसूस हुआ कि वो कुछ भूल रही है। तभी टीवी पर न्यूज़ में उसे एक जाना पहचाना चेहरा दिखा। वही शानदार पर्सनैलिटी, लंबी टांगे और पहाड़ जैसा रसूख। ये छोटू के डैडी लकी थे। वो इटली के किसी बड़े ब्रांड के साथ डील साइन कर रहे थे। उन्हें देखते ही निमिषा को याद आया, ओह, मैं छोटू को कॉल करना ही भूल गई। वहीं प्लैटिनम पैलेस में लकी के माता पिता विदेश से लौट आए थे और पूरा परिवार डिनर कर रहा था। लकी की बड़ी बिजनेस डील की वजह से घर में खुशी का माहौल था, पर तभी असली मुद्दा छिड़ गया। दादा ने कहा, लकी, काम जरूरी है, पर अपने बेटे को नजरअंदाज मत करो। अब जब काम का दबाव कम हो गया है तो अपना ज्यादा समय छोटू के साथ बिताओ। दादी ने भी कमान संभाली, अगर तुम्हारे पास समय नहीं है तो किसी को ढूंढ लो जो छोटू का ख्याल रख सके। अब वो बड़ा हो गया है, तुम्हें अपनी निजी समस्याओं यानी शादी के बारे में भी सोचना चाहिए। आर्यन ने चुपके से अपने भाई की ओर देखा। लो भाई, मम्मी पापा ने फिर से वही पुराना खेल शुरू कर दिया। लकी चुपचाप खाना खाता रहा, जैसे उसने कुछ सुना ही ना हो। वहीं बगल में नन्हा राजकुमार छोटू हाथ में फोन थामे पत्थर की मूरत बना बैठा था, बस एक कॉल के इंतजार में। बाप बेटे की इस पत्थर जैसी जोड़ी को देखकर दादी का दिल बैठा जा रहा था। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि आखिर इस घर में चल क्या रहा है। लकी, क्या तुम मेरी एक भी बात सुन रहे हो? और छोटू को क्या हुआ है? उसमें रात भर से एक निवाला नहीं चखा और उस फोन को ऐसे पकड़कर बैठा है जैसे कोई बेशकीमती खजाना हो। आर्यन चटपटी पसलियां चबा रहा था, इसलिए उसकी आवाज थोड़ी दबी हुई थी। मम्मी, छोटू उस प्यारी आंटी के फोन का इंतजार कर रहा है। दादी पूरी तरह उलझ गई। कौन सी प्यारी आंटी? आर्यन ने हाथ हवा में लहराया। मम्मी पापा, आप लोग इतनी चिंता मत कीजिए, भाई को कोई पसंद आ गया है। क्या तुम सच कह रहे हो? आर्यन, हमसे मजाक मत करना। तभी दादा भी गंभीरता से अपने चम्मच रख दिए और आर्यन को शक की निगाह से देखने लगे। मैं भला आपसे मजाक क्यों करूंगा? ये 100% सच है। यकीन नहीं आता तो खुद भाई से पूछ लीजिए। आर्यन ने शरारत से अपने भाई की ओर इशारा किया। लकी, क्या आर्यन जो कह रहा है वो सच है? दादा ने भारी आवाज में पूछा। लकी, कुछ तो बोलो, दादी ने उसे उकसाया। लकी, दादी का पारा चढ़ गया। तुम बदतमीज लड़के, क्या तुम एक शब्द और नहीं जोड़ सकते? तुमसे बात करना हमेशा इतना मुश्किल क्यों होता है? लकी, सच है। दादा और दादी एक दूसरे का मुंह ताकते रह गए। उसने वाकई सिर्फ एक शब्द जोड़ा। दादी की चिंता अभी खत्म नहीं हुई थी। उन्होंने हिचकिचाते हुए पूछा, लकी, जिसे तुम पसंद करते हो वो कोई लड़की है या लड़का? लकी का चेहरा काला पड़ गया। उसने लगभग दांत पीसते हुए कहा, वो एक लड़की है। आर्यन इतनी जोर से हंसा कि कुर्सी से गिरने वाला था। बिल्कुल लड़की है, और तो और बहुत खूबसूरत जवान लड़की है। हमारे छोटू को भी वो बहुत पसंद है। छोटू उसी के फोन का इंतजार कर रहा है। ये सुनते ही दादी की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। हमारे पूर्वजों का आशीर्वाद है। लकी, वो किस खानदान से है? उम्र क्या है? क्या करती है? परिवार में कौन कौन है? तुमने हमें पहले क्यों नहीं बताया? आर्यन ने उन्हें तुरंत रोका। मम्मी, शांत हो जाइए, अभी बहुत सी बातें तय नहीं हुई हैं। हमने आपको इसलिए नहीं बताया क्योंकि हमें डर था कि आप बीच में आकर सब गड़बड़ कर देंगी। तभी दादा बोले, अगर लकी ने पसंद किया है तो कोई दिक्कत नहीं होगी। बिना वजह चिंता मत करो। क्या मतलब? मैं चिंता कर रही हूँ? क्या आप नहीं करते? कौन है जो रात रात भर सो नहीं पाता? कौन बरामदे में जाकर सिगरेट फूंकता है? दादी ने अपने पति की पोल खोल दी। हालांकि अपने पति की बात सुनकर उन्हें सुकून मिला। लकी की पसंद बहुत ऊंची होती है तो लड़की यकीनन बेहतरीन होगी। और सबसे बड़ी बात तो ये थी कि छोटू भी उसे पसंद करता था। जैसे ही उनकी बात खत्म हुई, छोटू के हाथ में रखा फोन अचानक बज उठा। ये लकी का पर्सनल नंबर था, जिसे बहुत कम लोग जानते थे। क्या उसी लड़की का फोन है? दादी इतने उत्साहित थीं जैसे अभी अपनी बहू से मिलने वाली हूं। आर्यन ने सिर हिलाया और छोटू की मदद की। छोटू को फोन चलाना नहीं आता था, पर आज उसने पूरी तन्मयता से उसे कान से लगा लिया। मेज पर बैठा हर शख्स उस नन्हे से फोन पर ऐसे टूट पड़ा जैसे कोई जासूसी मिशन हो। आर्यन तो अपनी ढिठाई पर उतर आया और सीधे फोन के पास कान ले जाकर सुनने लगा। निमिषा काफी देर तक खुद से जूझती रही कि कॉल करे या नहीं। अंत में उसने वही नंबर मिला दिया जो उसे दिया गया था। 5 साल पहले हुए उस हादसे के बाद से उसे बच्चे पसंद नहीं थे, बल्कि वो उनसे दूर ही रहती थी।
बच्चों को देखकर उसे अपने खोए हुए बच्चे की याद आ जाती थी, वो बच्चा जो उसकी सबसे बड़ी उम्मीद भी था और उसके सबसे काले अतीत की निशानी भी। लेकिन छोटू के साथ मामला अलग था। उसके साथ उसे कोई असहजता नहीं होती थी, बल्कि उसे वो नन्हा बच्चा बहुत प्यारा लगता था। हेलो हेलो। फोन उठ गया था, पर वहां से कोई आवाज नहीं आई। निमिषा समझ गई कि दूसरी तरफ छोटू है। वो हल्की सी हंसी। छोटू, तुम ही हो ना? सॉरी डार्लिंग, मुझे काम से अभी फुर्सत मिली तो सोचा तुम्हें कॉल कर लूं। छोटू बोल नहीं सकता था, इसलिए निमिषा खुद ही बातें करने लगी। मेरे डार्लिंग, क्या तुमने खाना खा लिया? तुम बहुत दुबले हो, तुम्हें खूब खाना चाहिए, ठीक है? बच्चों को खाने में नखरे नहीं करने चाहिए। नखरे करोगे तो जल्दी लंबे कैसे होगे? गोल मटोल बच्चे बहुत प्यारे लगते हैं। वैसे तो तुम अभी भी बहुत प्यारे हो। ओह हाँ, मैंने अभी टीवी पर तुम्हारे डैडी को देखा। उन्होंने बहुत बड़ी डील साइन की है। वो वाकई बहुत प्रभावशाली हैं। मेरी तरफ से उन्हें बधाई देना। 10 मिनट बाद छोटू ने फोन रखा और अपना व्हाइट बोर्ड उठा लिया, जिसे उसने काफी समय से छुआ तक नहीं था। उसने अंग्रेजी में साफ साफ एक शब्द लिखा, कंग्रेचुलेशंस, बधाई हो। छोटू को बोलना नहीं आता था, पर वो लिखने में माहिर था। वो अक्सर अंग्रेजी लिखता था क्योंकि उसे हिंदी भाषा के अक्षर थोड़े मुश्किल लगते थे। उसके दादा दादी तो जैसे पत्थर बन गए। लकी ने निमिषा की बातें सुन ली थीं। उस बर्फ के पहाड़ जैसे चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान आई। उसने छोटू का सिर सहलाया, शुक्रिया। लिखने के बाद छोटू ने बिना कुछ कहे खाना शुरू कर दिया। वो अपनी पूरी एकाग्रता के साथ खा रहा था, यहाँ तक कि उसने वे गाजर भी खा लिए जिन्हें वो सबसे ज्यादा नापसंद करता था। दादी की जान में जान आई, उनसे रहा नहीं गया। आर्यन, उस लड़की ने फोन पर ऐसा क्या कह दिया? दादाजी भी जानने के लिए बेताब थे। आर्यन ने धीरे से कहा, उसने कुछ खास नहीं कहा, बस इतना कहा कि उसे खूब खाना चाहिए और नखरे नहीं करने चाहिए। और हाँ, उसने भाई को बधाई देने के लिए भी कहा। बस इतना ही? दादी को यकीन नहीं हुआ। दादाजी भावुक हो गए। उस लड़की ने एक फोन कॉल में वो कर दिखाया जो बड़े बड़े डॉक्टर 1 साल में नहीं कर पाए। बिल्कुल सही, दादी खुशी से झूम उठी। लड़की बुरी नहीं लगती, लकी तुम्हें कड़ी मेहनत करनी होगी। लकी ने बस हूं कहा, जिसे सुनकर दादी ने उसे चिढ़कर देखा। आर्यन, तुम्हारा भाई तो लकड़ी के कुंदे जैसा है, इसे लड़की पटाना क्या खाक आएगा? तुम्हें इसकी मदद करनी होगी, ठीक है? अब आपको मेरी कीमत समझ आई? आर्यन ने गर्व से सीना भुलाया। चिंता मत कीजिए, मैं अपनी पूरी उम्र की शिक्षा भाई की मदद में लगा दूंगा। बस एक शर्त है, आप दोनों बीच में दखल नहीं देंगे। ऐसे मौक़ों पर माँ बाप का आना सब गुड़ गोबर कर देता है। दोनों बड़े तुरंत मान गए। उन्हें बस अपनी होने वाली बहू और पोते की खुशी से मतलब था। डिनर के बाद जैसे ही मम्मी पापा घर से निकले, आर्यन अपनी पूंछ हिलाते हुए अपने भाई के पास इनाम मांगने पहुंच गया। भाई, देखा मैंने मम्मी पापा को कैसे संभाला? मैंने अच्छा काम किया ना? अब तो मेरा इनाम बनता है। आर्यन अभी अपनी तारीफों के पुल बांध ही रहा था कि लकी ने बिना उसकी ओर देखे हवा में एक छोटी सी चीज उछाली। आर्यन ने बिजली के फुर्ती से उसे लपक लिया। ये क्या है भाई? अपनी हथेली में रखी चीज को देखते ही आर्यन की आंखें फटी की फटी रह गईं। वो एक चाबी थी, बुगाटी स्पोर्ट्स कार के उस लिमिटेड एडिशन की, जिसे पाने के लिए आर्यन सालों से तरस रहा था। ओ मेरी जान, मेरी जानू! आर्यन ने कार की चाबी को चूमते हुए लगभग चिल्लाकर कहा। भाई, आई लव यू, आप दुनिया के बेस्ट भाई हो। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि जिस चाबी के लिए लकी ने उसे हजारों बार मना किया था, वो आज उसे इतनी आसानी से मिल गई। आर्यन को एहसास हुआ कि निमिषा की जगह भाई के दिल में उसकी उम्मीद से कहीं ज्यादा बढ़कर है। उसने अपनी आवाज को गंभीर किया और एक अनुभवी आशिक की तरह बोला, लेकिन भाई, एक बात सच सच बताओ, क्या तुम वाकई निमिषा से शादी करना चाहते हो या ये सिर्फ एक ख्याल है? लकी की आवाज में कोई संचय नहीं था। शादी। आर्यन ने एक लंबी सांस ली। तो फिर खुद को तैयार कर लो भाई। लड़कियां पटाना किसी वीडियो गेम जैसा है जिसमें अलग अलग लेवल होते हैं, इजी, नॉर्मल, हार्ड। लेकिन निमिषा को पाना मतलब हेल मोड है, नर्क जैसा कठिन। हर लड़की की कोई ना कोई कमजोरी होती है, पर निमिषा, क्या तुम उसे दौलत से जीतोगे? उसकी खूबसूरती को देखते हुए आज वो बॉलीवुड की टॉप हीरोइन होती, पर उसने कभी किसी शॉर्टकट या गलत समझौते का सहारा नहीं लिया। तभी तो वो आज छोटे मोटे रोल कर रही है। रही बात भावनाओं की, तो भाई,
आपको पता है कि उसके कितने एक्स बॉयफ्रेंड्स रह चुके हैं? पूरी एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में उसके एक्स फैले हुए हैं और सब एक से बढ़कर एक रईस और हैंडसम। मैंने जब वो लिस्ट देखी तो मेरा भी सिर चकरा गया। मैं जो खुद को इस खेल का उस्ताद मानता हूँ, मुझे भी हार माननी पड़ी। और हाँ, छोटू के जरिए उसे शादी के लिए मजबूर करने की मत सोचना। वो अपने करियर पर ध्यान दे रही है, शादी और बच्चों में उसकी कोई दिलचस्पी नहीं लगती। मुझ जैसा उस्ताद भी अगर उसे लाइन मारे तो मेरे फेल होने के 80% चांस है। आप तो इस मामले में अंगूठा छाप हो भाई, वो आपको कच्चा चबा जाएगी। लकी ने उसे तिरछी नजर से देखा और बस 2 शब्द कहे, 100%। आर्यन का मुंह बन गया। ठीक है, मेरे फेल होने के 100% चांस है, खुश। मुद्दे की बात यह है कि निमिषा भी मेरी तरह है, जिसने कभी शादी न करने की कसम खाई हो। ऐसे लोग आज़ादी को अपनी जान से ज्यादा प्यार करते हैं। उसके साथ घूमना आसान हो सकता है, पर उसे बहू बनाकर घर लाना नामुमकिन जैसा है। खिड़की से आती चांदनी में लकी का सख्त चेहरा थोड़ा नरम पड़ गया। वो धीमे से बोला, वो इसलिए क्योंकि तुम्हें अभी तक कोई ऐसी नहीं मिली जिसके लिए तुम खुद अपनी आज़ादी छोड़कर शादी करना चाहो। अरे, प्यार में पड़ते ही भाई के बोल बदल गए। एक अनाड़ी मुझे इश्क का पाठ पढ़ा रहा है। खैर, बात में दम तो है। तो क्या ख्याल है, अपनी छोटे भाई की मदद चाहिए? कोई ज़रूरत नहीं। ऐसे कैसे ज़रूरत नहीं भाई? बिजनेस और इश्क में फ़र्क होता है। सोच लीजिए, क्या आपको इस स्मार्ट, हैंडसम और लड़की पटाओ कोच की सेवाएं वाकई नहीं चाहिए? आर्यन अपनी सेवाएं बेचने की पूरी कोशिश कर रहा था कि तभी स्टडी रूम का दरवाजा चर की आवाज के साथ खुला। दोनों भाई एक साथ मुड़े। सामने छोटू अपने पजामे में खड़ा था। लकी और आर्यन दोनों दंग रह गए। छोटू इस वक्त अपने कमरे से बाहर। छोटू को सन्नाटा बहुत पसंद था। अक्सर खाना खाने के बाद वो खुद को अपने कमरे में बंद कर लेता था। महल के कर्मचारियों को सख्त हिदायत थी कि काम खत्म होते ही अपने कमरों में चले जाएं। कोई भी आवाज़ छोटू को चिड़चिड़ा कर सकती थी, जिससे वो अपना आपा खो बैठता था। एक बार दादी ने उसे कुछ स्नैक्स देने की कोशिश की थी तो उसने खुद को स्टोर रूम में बंद कर लिया था। यही वजह थी कि दादा दादी उससे बहुत प्यार करने के बावजूद लकी और आर्यन के साथ इस विला में रहने की हिम्मत नहीं जुटा पाते थे। लेकिन आज छोटू ने खुद बाहर आने की पहल की। इतना ही नहीं, वो दौड़ता हुआ गया और लकी की टांगों से चिपक गया। आर्यन जोर से हंसा। अरे छोटू, ये क्या कर रहे हो? क्या आज पॉकेट मनी के लिए डैडी से लाड लड़ाया जा रहा है? लकी ने नीचे झुककर अपने बेटे को देखा। वो एक नज़र में समझ गया कि छोटू क्या चाहता है। उसने बिना किसी हिचकिचाहट के मना कर दिया, नहीं, तुम कल रात ही वहां होकर आए हो। छोटू की नज़र अब लकी के फोन पर टिक गई। तुम डिनर के समय पहले ही एक बार बात कर चुके हो। लकी ने उसे दोबारा ठुकरा दिया। आर्यन बगल में खड़ा सब देख रहा था। उसे समझ आ गया कि ये छोटा नवाब निमिषा आंटी को याद कर रहा है। जब डैडी नहीं मानी तो छोटू आर्यन की ओर लपका और वही पैंतरा आजमाया। वो अपने चाचा की टांगों से चिपक गया। आर्यन तो जैसे पिघल ही गया। ओहो, नहीं मेरे नन्हे राजकुमार, ये वाला दांव मुझ पर मत चलो। तुम्हें पता है कि तुम्हारा चाचा तुम्हारी क्यूटनेस के आगे टिक नहीं पाता। छोटू अक्सर शांत रहता था, पर जब उसे कुछ मांगना होता था तो उसकी बड़ी बड़ी चमकती आंखें और मासूम चेहरे को देखकर कोई भी उसके लिए आसमान से तारे तोड़ लाने को तैयार हो जाता। परिवार में सिर्फ लकी ही था जो इस मासूमियत का मुकाबला कर सकता था। आर्यन ने हाथ खड़े कर दिए। मुझ पर क्यूट बनने का कोई फायदा नहीं है छोटू, मैं तुम्हारे डैडी को नहीं जीत सकता। ये सुनते ही छोटू ने तुरंत आर्यन को छोड़ दिया, बिल्कुल बेरुखा। आर्यन दीवार पकड़कर हंसने लगा। अरे भाई, तुम तो बहुत जल्दी बुरा मान गए। देखो, बड़े बुजुर्ग कह गए हैं कि दूरी से प्यार और बढ़ता है। थोड़ा सब्र करो, जब डैडी निमिषा आंटी से शादी कर लेंगे तब तुम उन्हें हर रोज देख पाओगे। समझाना काम नहीं आया। छोटे मियाँ ने कमरे का दरवाजा जोर से पटका और बाहर भाग निकले। अब क्या करें? आर्यन ने पूछा। लकी ने शांति से कहा, उसने आज रात पेट भर के खाना खाया है। लकी का मतलब था कि छोटू आज भूख हड़ताल वाला हथियार इस्तेमाल नहीं कर पाएगा। लेकिन उन्होंने छोटू को बहुत कम आंका था। एक बच्चा है, उसे किसी बड़ी प्लानिंग की जरूरत नहीं होती, उसे बस हंगामा करना आता है। नीचे लिविंग रूम से एक जोरदार धमाके की आवाज आई। दोनों भाई भागकर नीचे पहुंचे। लिविंग रूम का नज़ारा बदल चुका था। कोने में रखा इंसानी कद जितना ऊंचा प्राचीन फूलदान जमीन पर टुकड़े टुकड़े पड़ा था। जो कुछ भी गिराया या तोड़ा जा सकता था, उसका यही हाल हो रहा था। लक्ष्य राज सिंह। लकी छोटू का पूरा नाम तभी लेता था जब वो वास्तव में आग बबूला हो। लकी के गुस्से का साया इतना भयानक था कि आर्यन भी सिहर गया।
छोटू अपने पिता का डरावना चेहरा देखकर कांपने लगा, पर उसका मानसिक संतुलन बिगड़ चुका था। वो पागलों की तरह चीखने लगा और यहाँ वहाँ भागकर जो हाथ लगा उसे तोड़ने लगा। आर्यन उसके पीछे लपका, पर पास जाने की हिम्मत नहीं हुई। भाई संभल कर, जमीन पर कांच के टुकड़े हैं, अगर वो गिर गया तो अनर्थ हो जाएगा। भाई, हम इसे ऐसे ही नहीं छोड़ सकते। निमिषा को फोन करके यहाँ क्यों नहीं बुला लेते? लकी ने कोरे अंदाज में इस सुझाव को ठुकरा दिया। कोई जरूरत नहीं है। आर्यन उसे समझाने की आखिरी कोशिश करने लगा। भाई, छोटू एक बच्चा है, आपका कोई कर्मचारी नहीं। आप उसके साथ बहुत ज्यादा सख्त हो रहे हैं। अगर उसे थोड़ा लाड प्यार दे दिया तो क्या बुराई है? सभी बच्चे कभी ना कभी जिद करते ही हैं। लकी का चेहरा बर्फीला हो गया। मैं अपने बच्चे को कैसे पालता हूँ, इसमें दखल देना तुम्हारा काम नहीं है। लकी ठान चुका था कि वो छोटू को ऐसी बुरी आदत नहीं लगने देगा कि वो हंगामा करके अपनी हर बात मनवा ले। बाप बेटे की इस जंग के बीच फंसकर आर्यन की जान हलक में अटकी थी। ये तो बड़ा सिरदर्द हो गया। अगर बात मम्मी पापा तक पहुंची तो वे तहकीकात करेंगे और मेरा छोटू को बाहर ले जाने वाला राज खुल जाएगा। हे भगवान, किसी को भेजो जो मुझे बचा ले। जैसे ही लकी छोटू को पकड़ने के लिए आगे बढ़ा, आर्यन ने झट से अपना फोन निकाला और चुपके से निमिषा को मिला दिया। रात का समय था। निमिषा घर पर बैठकर अपनी स्क्रिप्ट पढ़ रही थी और साथ ही ऑनलाइन किसी के साथ चैट भी कर रही थी। बिगड़ा हुआ शहजादा। छोटी निमिषा, अपना ये पुराना सड़ा हुआ यूजरनेम बदल क्यों नहीं देती? इसे देखकर आंखों में दर्द होता है, खालीपन का एहसास। अच्छा, तो बिगड़ा हुआ शहजादा पढ़कर आंखों को ठंडक मिलती है। मुझे टोकते हुए शर्म नहीं आती? बिगड़ा हुआ शहजादा। हटाओ यार, मैं अगले महीने इंडिया आ रहा हूँ, एयरपोर्ट लेने आ जाना। खालीपन का एहसास। नहीं आऊंगी, टाइम नहीं है। आना पड़ेगा। बोल दिया ना, टाइम नहीं है। आ रही है या नहीं? जिससे आप संपर्क करना चाहते हैं वो आपसे बात नहीं करना चाहती और आपकी तरफ एक कुत्ता उछालती है। जिससे आप संपर्क कर रहे हैं वो आपके कुत्ते के साथ। खैर छोड़ो, तुमने गंदी बातें शुरू की। अब मैं अपना टाइम वेस्ट नहीं करूंगी, मुझे स्क्रिप्ट पढ़नी है। अरे यार, एक छोटा सा सपोर्टिंग रोल ही तो है, उसमें क्या पढ़ना है? कभी हमारे बीच कुछ था? क्या तुम वाकई इतनी पत्थर दिल हो जाओगी? मेरे एक्स की लिस्ट में हजारों लोग हैं, तुम्हारा नंबर कौन सा है? निमिषा ने अपना लैपटॉप बंद किया और स्क्रिप्ट में खो गई। तभी उसका फोन बजा। एक अनजाना नंबर था। उसे लगा शायद फिल्म क्रू का फोन है, तो उसने तुरंत उठा लिया। हेलो निमिषा, बजा लो मुझे। आप कौन? मैं आर्यन हूँ, जल्दी प्लैटिनम पैलेस आ जाओ, छोटू को कुछ हो गया है। क्या? छोटू को क्या हुआ? निमिषा का दिल तेजी से धड़कने लगा। बहुत इमरजेंसी है, जल्दी आओ। भाई शांत हो जाओ, वो अभी छोटा है। छोटू छोटू, वो मत तोड़ना। आर्यन की आवाज़ और पीछे से चीज़ों के टूटने के शोर ने निमिषा को दहला दिया। उसने भागते हुए कपड़े बदले और कहा, मैं अभी पहुंच रही हूँ। उसे खुद समझ नहीं आ रहा था कि उसे क्या हो गया है। छोटू का नाम सुनते ही वो एक पल भी बैठ नहीं पा रही थी। अभी उसे जानते हुए कुछ ही दिन हुए थे, पर वो उसके दिल में इस कदर बस गया था कि उसे छोड़ना मुमकिन नहीं था। टैक्सी से जाने में 40 मिनट लगते, पर निमिषा ने अपनी मोटरसाइकिल निकाली और तूफान की रफ्तार से प्लैटिनम पैलेस की ओर उड़ चली। 40 मिनट का रास्ता उसने सिर्फ 10 मिनट में तय किया। आर्यन ने शायद गेट पर बोल रखा था, नाम बताते ही उसे अंदर जाने दिया गया। विला नंबर 8 के बाहर एक नौकरानी पहले से ही उसका इंतजार कर रही थी ताकि उसे अंदर ले जा सके। निमिषा ने बाइक चलाने की सहूलियत के लिए काले रंग की फिटेड लेदर पैंट पहनी थी। विला पहुंचते ही उसने जैसे ही अपना हेलमेट और दस्ताने उतारे, उसके लंबे बाल झरने की तरह उसके कंधों पर गिर गए। वो किसी फिल्म की एक्शन हीरोइन की तरह बेबाक और बला की खूबसूरत लग रही थी। आर्यन उसकी एंट्री देखकर जैसे अपनी सीटी दबाकर रह गया। लक्ष्यराज सिंह, क्या तुम्हें सच में लगता है कि मैं तुम पर हाथ नहीं उठा सकता? लकी ने अपने बेटे को लिविंग रूम के कोने में घेर लिया था। उसने एक ही झटके में उसे दबोच लिया। नन्हा छोटू किसी गुस्सैल शेर के बच्चे की तरह उसके हाथों में छटपटा रहा था और अपने नन्हे नन्हे हाथ पैर चला रहा था। रुकिए! निमिषा भागते हुए आई और एक झटके में छोटू को लकी की गिरफ्त से छीन लिया। छोटू एक पल के लिए सुध-बुध खो बैठा और अपनी गर्दन उठाकर निमिषा को देखने लगा। अगले ही पल उसकी बड़ी बड़ी आंखें लाल हो गईं और उसने अपना सिर निमिषा की गोद में छिपा लिया। वो उसे छोड़ने को तैयार ही नहीं था। निमिषा का दिल जोर से धड़क उठा। कल जो बच्चा इतना प्यारा और मासूम लग रहा था, आज वो डर से कांप रहा था। जब निमिषा का पारा चढ़ता है तो वो ये भूल जाती है कि सामने देश का सबसे बड़ा बिजनेस टाइकून खड़ा है।
देखिए, मैं जानती हूँ कि एक बाहरी होने के नाते मुझे कुछ बोलने का हक नहीं है, पर मैं फिर भी कहूँगी, आपके बच्चे को पालने के तरीके में बहुत बड़ी गड़बड़ है। इतने छोटे बच्चों को ममता और गर्माहट की ज़रूरत होती है। ऊपर से छोटू की स्थिति कितनी ख़ास है, वो इतना डरा हुआ है और उसकी माँ भी उसके पास नहीं है। आप उसके साथ इतने बेरहम कैसे हो सकते हैं? आपको थोड़ा सब्र रखना चाहिए। देख रहे हैं वो कितना डरा हुआ है। आप तो उस पर हाथ उठाने जा रहे थे। मेरी गलती थी। आर्यन के चेहरे पर रौनक आ गई। भाई की इतनी जल्दी हार मानते देख आर्यन के चेहरे पर रौनक आ गई। जब मैंने कहा था कि आपकी परवरिश का तरीका गलत है, तब तो आपने मुझे तेवर दिखाए थे, पर निमेशा ने कहा तो कितनी मासूमियत से मान लिया। निमेशा के आते ही छोटू किसी पालतू पिल्ले की तरह शांत हो गया और चुपचाप उसके पीछे अपने कमरे की ओर चल दिया। वो उस जंगली शेर से बिल्कुल अलग लग रहा था जो अभी कुछ देर पहले कोहराम मचा रहा था। निमेशा ने छोटू का सिर सहलाया। आज अचानक क्या हो गया? सुबह तो ये बिल्कुल ठीक था। आर्यन ने लंबी सांस ली। और क्या होगा? छोटू आपको याद कर रहा था। वो आपसे मिलना चाहता था या कम से कम बात करना चाहता था, पर भाई को लगा कि वो आपको परेशान कर रहा है, इसलिए उन्होंने मना कर दिया। बस फिर क्या था? छोटू ने पूरा लिविंग रूम में खाने की तरह उजाड़ दिया। भाई को लगा कि ऐसी बुरी आदतें नहीं डालनी चाहिए। बस इसी बात पर दोनों के बीच महाभारत छिड़ी थी जब आप आईं। ये सब सिर्फ इसलिए क्योंकि उसे मुझसे बात नहीं करने दी गई। निमिषा को यकीन नहीं हो रहा था। उसे पता था कि छोटू उस पर निर्भर है, पर इतना ज्यादा? आपको क्या लगा था? आप अपने असर को बहुत कम आंक रही हैं। आर्यन उसे उदाहरण देने लगा। याद है उस दिन गोदाम में क्या हुआ था? जब आप बेहोश हुई तो छोटू ने किसी को आपको हाथ तक नहीं लगाने दिया। आखिर में भाई को ही आपको गोद में उठाकर हॉस्पिटल ले जाना पड़ा। अनजाने में निमिषा ने लकी की ओर देखा। अच्छा, तो लकी ने उसे अपनी गोद में उठाकर हॉस्पिटल पहुंचाया था। जब हॉस्पिटल में छोटू की आंख खुली और आप वहां नहीं थी तो उसे लगा कि आप मर चुकी हैं। उसने खिड़की से कूदने की कोशिश की। वो तब शांत हुआ जब भाई ने उसे आपकी छोड़ी हुई चिट्ठी दिखाई। कल रात भी उसने भूख हड़ताल करके भाई को आपसे मिलने के लिए मजबूर किया, और आज उसने आपके कहने पर बहुत ज़्यादा खाना खा लिया था, इसलिए वो अपनी भूख हड़ताल वाली ताकत इस्तेमाल नहीं कर पाया, तो उसने ये तोड़फोड़ शुरू कर दी। ओह, बहुत ज़्यादा खाना खा लिया था। मैंने ही तो उसे फ़ोन पर कहा था कि खूब खाना खाना। तो क्या ये सब मेरी वजह से हुआ? आर्यन ने अपनी बातों में इतनी सारी जानकारी एक साथ दे दी थी कि निमिषा को उसे समझने में काफ़ी समय लगा। उसने अपने पास चिपके हुए उस नन्हे मासूम को देखा। छोटू, क्या तुमने वो सारा सामान सिर्फ इसलिए तोड़ दिया क्योंकि तुम मुझसे मिलना चाहते थे? छोटू ने धीरे से अपना सिर हाँ में हिलाया। क्या तुम्हें पता है कि ऐसा करना गलत बात है? छोटू ने मासूमियत से ना में सिर हिलाया। निमिषा को अब समझ आया कि लकी उसके साथ इतना सख्त क्यों था। शायद घर में सबने उसे हद से ज्यादा लाड प्यार देकर बिगाड़ दिया था। तो फिर आंटी तुम्हें बता रही हैं, जो तुमने किया वो बहुत गलत था। गंदे बच्चे ऐसा करते हैं। अब से तुम ऐसा कभी नहीं करोगे, समझे? छोटू ने आज्ञाकारी बच्चे की तरह तुरंत सिर हिला दिया। लकी के चेहरे के भाव पढ़ना मुश्किल था। बड़े बड़े डॉक्टरों के आगे न झुकने वाला छोटू निमिषा की एक बात पर मान गया था। लकी ये देखकर मन ही मन बहुत खुश था। नियम समझाने के बाद निमिषा ने उसे सुलाने की कोशिश की। तो आज एक नया गाना गाऊं? छोटू ने उत्साहित होकर सिर हिलाया। लकड़ी की काठी, काठी पे घोड़ा, घोड़े की दुम पे जो मारा हथौड़ा, दौड़ा 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 घोड़ा दुम उठा के दौड़ा। आर्यन जो दरवाजे के पास खड़ा था अपनी हंसी रोक नहीं पाया। अरे यार, छोटू जैसा जीनियस बच्चा ऐसे बच्चों वाले गाने सुनकर कैसे खुश हो सकता है? पर जब उसने देखा कि छोटू और उसका अक्कड़ भाई लकी दोनों ही मंत्रमुग्ध होकर सुन रहे हैं तो वो दंग रह गया। छोटू को सुलाने के बाद निमिषा ने एक लंबी अंगड़ाई ली। शुक्र है सो गया। मुझे लगता है अपनी पूरी जिंदगी के बाल गीत आज खत्म हो गए हैं। तुम सिर्फ बच्चों वाले गाने ही क्यों गाती हो? कुछ और क्यों नहीं? ये गाने सुनकर तो मेरा ही सिर घूम गया। निमिषा ने लापरवाही से अपने बाल बांधे और अपनी नशीली आंखों से देखते हुए कहा, दूसरे गाने? बच्चों वाले गानों के अलावा मुझे जो भी याद है वो बच्चों के सुनने लायक बिल्कुल नहीं है। लकी के दिमाग में पुरानी यादें ताज़ा हो गईं। वहीं आर्यन उत्साहित हो उठा। हाँ सच में, कौन से गाने? जरा सुनाओ तो। लकी ने आर्यन पर एक ऐसी ठंडी नज़र डाली कि वो तुरंत सीधा खड़ा हो गया। तुम अभी पास ही में थी क्या?
नहीं, मैं अपने फ्लैट पर थी। फोन आते ही अपनी बुलेट से फर्राटा भरते हुए आई हूँ। तेज आई ना। लकी को समझ आया कि वो इस आउटफिट में क्यों है। वो किसी बेबाक जादूगरनी जैसी लग रही थी। ये बहुत खतरनाक है। लकी ने नाराजगी जताई और आर्यन को घूरा। अरे कुछ नहीं होता, मैं ड्राइविंग में उस्ताद हूँ। निमिषा ने जम्हाई ली। अब छोटू ठीक है तो मैं चलती हूँ। जैसे ही वो मुड़ने वाली थी, लकी ने उसे रोका। मिस निमिषा, मेरी एक गुजारिश है, शायद आपको अजीब लगे। मिस्टर, आप बेझिझक कहिए, अगर मेरे बस में हुआ तो मैं ज़रूर कोशिश करूंगी। लकी ने कमरे में सो रहे अपने बेटे को देखा। छोटू की हालत मेरी उम्मीद से ज़्यादा नाजुक है। उस हादसे ने उसे बहुत डरा दिया है। मैं चाहता हूं कि आप कुछ समय के लिए हमारे साथ यहीं विला में रहें, क्योंकि इस वक्त सिर्फ आप ही उसे संभाल सकती हैं। बस तब तक, जब तक वो ठीक नहीं हो जाता। हैं? यहाँ रहना? आपके घर में? हाँ, निमिषा ने झिझकते हुए अपना सिर खुजलाया। ये थोड़ा अजीब नहीं लगेगा? अगर छोटू मुझसे मिलना चाहेगा तो मैं किसी भी वक्त यहाँ आ सकती हूँ। लकी ने थके हुए अंदाज में अपना माथा सहलाया। हालात कभी भी बदल सकते हैं, खासकर रात के वक्त। अगर कोई इमरजेंसी हुई और आप फिर से अपनी बाइक पर उतनी तेज़ यहाँ आई तो वो बहुत ख़तरनाक होगा। और मेरी जो पहचान है, उस वजह से मेरे लिए छोटू को बार बार आपके घर ले जाना भी मुमकिन नहीं है। मैं जानता हूँ कि मेरी ये गुजारिश आपको मुश्किल में डाल रही है, पर एक पिता होने के नाते मैं आपसे ये विनती करता हूँ। मुझे उम्मीद है कि आप मान जाएंगे। तभी कमरे के अंदर से एक धमाका हुआ। छोटू डर के मारे बिस्तर से उछल पड़ा और बेडसाइड लैंप नीचे गिर गया। निमिषा को देखते ही उसकी आंखों का डर गायब हो गया और वो तीर की तरह आकर उसकी टांगों से चिपक गया। निमिषा तुरंत नीचे झुकी। डार्लिंग, तुम जाग क्यों गए? नन्हे मियाँ ने अपना चेहरा उसकी गोद में छिपा लिया। निमिषा, जो बच्चों से दूर रहने की आदी थी, पता नहीं क्यों इस बच्चे से नफरत नहीं कर पा रही थी। श्श, आंटी यहीं है, डरो मत। निमिषा ने प्यार से उसकी पीठ थपथपाई। कमरे से बाहर आकर निमिषा ने एक लंबी सांस ली और कहा, ठीक है, मैं आपकी बात मानती हूँ। इसे उस एहसान का बदला समझ लीजिए जो छोटू ने मुझ पर उस दिन किया था। शुक्रिया। छोटू कभी भी जाग सकता है, इसलिए आज रात तो मैं नहीं जा पाऊंगी, पर मेरा सारा सामान तो मेरे फ्लैट पर है। उसकी चिंता आप मत कीजिए, मैं अपने आदमी भेजकर सब मंगवा लूंगा। लकी ने तुरंत मैनेजर को निर्देश देना शुरू कर दिया। आर्यन फटी आंखों से ये सब देख रहा था। ये लोग इतनी आसानी से साथ भी रहने लगे? भाई ने तो पिछले 32 सालों की कसर आज ही निकाल दी। कुछ और कहना है? आर्यन ने कहा। मैं जा रहा हूं भाई। लकी निमिषा को कमरे तक ले गया। आज से आप यहाँ रहेंगी, बाद में मैं इसे आपकी पसंद के हिसाब से दोबारा सजवा दूंगा। अरे नहीं नहीं, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, मैं बस कुछ दिनों की मेहमान हूँ, इसमें कोई तकलीफ नहीं है। चाबियों का गुच्छा थमाते हुए लकी ने कहा, ये घर की चाबियां हैं। मेन गेट का पासवर्ड 591414 है। ये छत वाले कमरे की है और ये, निमिषा ने उसे बीच में ही टोका। ठहरिए, आप मुझ पर कुछ ज्यादा ही भरोसा नहीं कर रहे? आपको डर नहीं लगता कि मैं आपके घर का सारा सामान लेकर चंपत हो जाऊंगी? आपको क्या चाहिए बता दीजिए, मैं खुद उसे आपके घर पहुंचवाने में मदद कर दूंगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपकी सपोर्ट बहुत मायने रखती है।